नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरंभ इंस्टीट्यूट की एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है आरंभ वार्षिक समसामयिकी को लेकर एक वीडियो फॉर्म में पूरी जो मैगजीन आती है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज है 1 अक्टूबर और हम लोग मिल रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ इस मैगजीन के बारे में। तो ये जो हमारी मैगजीन है आरंभ वार्षिक समसामयिकी, ये प्रत्येक महीने पब्लिश होती है और ये निशुल्क उपलब्ध है। आरंभ इंस्टीट्यूट के ऐप पे अगर आप जाएंगे और आप देखेंगे तो वहाँ पे ये आपको निशुल्क उपलब्ध हो जाएगी। वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। ये जो मैगजीन है, ये मैगजीन हर मंथ की 10 तारीख को पब्लिश होती है। 10th को जो भी मंथ की तारीख रहती है उस दिन इसको पब्लिश किया जाता है और उसके बाद ये निःशुल्क उपलब्ध है इस ऐप पे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो नई हमारी मैगजीन आई हुई है नवंबर 2025 का जो एडिशन है उस उसके कंटेंट को लेकर के आज हम बात करेंगे। और इस कंटेंट में भी हम बात कर रहे हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक जो है कि चर्चित व्यक्ति, ये जिसमें पहला हमारा जो क्लास है, फर्स्ट पार्ट जो रहेगा वो रहेगा निधन का। इसके बाद जो पार्ट आएगा वो होगा कुछ चर्चित जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और उनमें भी महिलाएं हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। इस क्लास के बाद जो नेक्स्ट हमारा क्लास होगा वो होगा तो चर्चित व्यक्तियों से संबंधित हमारे 2 क्लासेस हो जाएंगे इस तरीके से। फर्स्ट हो जाएगा निधन और जो सेकंड क्लास होगी वो होगी हमारी चर्चित पुरुष एवं महिलाएं। और इसमें ये दोनों होंगे, राष्ट्रीय स्तर के भी होंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी होंगे। तो थोड़ा सा और आपको इस मैगजीन के बारे में बता देता हूँ। तो इस मैगजीन में पिछले लगभग 18 महीने का कंटेंट शामिल किया जाता है और जो कि एक किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सफिशिएंट कंटेंट है। लगभग 1.5 साल हो जाता है 18 महीने का कंटेंट। इससे ज़्यादा शायद ही कहीं मतलब करंट के इस तरीके के क्वेश्चनों के लिए पूछा जाता है, तो इतना सफिशिएंट है। और दूसरा ये है कि जो हम ये सीरीज स्टार्ट करेंगे ये हर मंथ आपको अपडेट होके मिलेगी। कहने का अर्थ ये है कि जब हमारी जो दिसंबर माह की इसके बाद जो मैगजीन आएगी, दिसंबर माह की आएगी, तो उसका भी आपको एक अपडेटेड वर्जन फिर से आपको रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से मिल जाएगा, जिससे कि जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम है, जो भी नियरेस्ट एग्ज़ाम है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको अगर देखेंगे तो आपको एक सफिशिएंट जानकारी मिल जाएगी। और यहाँ से कोशिश ये की गई है कि कोई भी ऐसा कंटेंट है जो कि आपके एग्ज़ाम पे से बाहर ना जाए। यहाँ पे सभी कंटेंट को जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उस सभी को शामिल करने की कोशिश की गई है। तो अब देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं और आज की जो हमारी क्लास है चर्चित व्यक्ति जिनका निधन हुआ है, तो उन लोगों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे कंटेंट में है डीडी लपांग। डीडी लपांग का क्या है, ये मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जो कि 1992 से लेकर के 2008 के बीच 4 बार मुख्यमंत्री चुने गए। कहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं ये? मेघालय के रहे। तो अब हम एक बात कर लेते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं। तो क्वेश्चन वनडे एग्जाम में कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि डीडी लपांग जो हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध कहाँ से है? तो आंसर हो जाएगा मेघालय से संबंध है। और हो सकता है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो मेघालय के जो डीडी लपांग थे ये किस फील्ड से संबंधित थे? तो राजनीति से संबंधित थे, खेल से संबंधित थे, सिनेमा जगत जगत से संबंधित, इस तरीके के। तो आपको पता है कि ये मेघालय के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इनका संबंध जो है वो राजनेता से रहा होगा, राजनीति से रहा होगा। ठीक है। और इन्हें जो जाना जाता है वो इनकी विनम्रता, इनके शासन और गठबंधन नेतृत्व के लिए इनको याद किया जाता है। ये बहुत विनम्र व्यक्ति थे जिसके लिए इनको याद किया जाता है। अगला जो नाम है वो है जियोर्जियो अरमानी। जो अरमानी जो ब्रांड है उसके संस्थापक थे। अरमानी समूह है उसके संस्थापक हैं। एक कपड़े की ब्रांड है अरमानी जो कि फेमस है और ये इतावली के हैं, इटली के हैं। ठीक है, फैशन आइकॉन भी हैं और प्रसिद्ध डिजाइनर भी हैं और साथ ही ये अरमानी जो ग्रुप है उसके संस्थापक हैं। अगला है जसविंदर भल्ला। ये पंजाबी के हास्य कलाकार हैं, मतलब जो कॉमेडियन होते हैं वो थे ये। तो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, इसी मंथ में निधन हुआ है इनका, सितंबर में, सितंबर 2025 में इनका जो निधन हुआ है। अगले हैं फ्रैंक कैप्रियो।
इनके आपने वीडियोस देखे होंगे, यूट्यूब पे बहुत फेमस रहे हैं ये। यूट्यूब पे इनके शॉर्ट्स वीडियोस रहते हैं जिसमें ये जजमेंट देते हैं। बहुत ही मतलब काइंड ह्यूमन थे ये। तो ये जो थे ये प्रोविडेंस म्यूनिसिपल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। और इन्हें टीवी शो जो था कैच इन प्रोविडेंस, वहां से इन्हें विश्व स्तर पे लोकप्रियता हासिल हुई थी। इन्हें दुनिया का सबसे अच्छा जज भी कहा जाता है। और ये अपने जो न्यायिक फैसले, जैसे मैंने बताया, यूट्यूब पे अगर आप देखोगे तो इनके बड़े ही हम्बल टाइप के वीडियोस मिलते हैं जिसमें ये जस्टिस कर रहे हैं, तो उसके लिए फेमस रहे हैं। तो ये न्यायिक मामलों में मानवीय दृष्टिकोण और सहानुभूति के लिए प्रसिद्ध प्रसिद्ध रहे हैं और इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है अच्युत पोटदार। ये भारतीय अभिनेता रहे हैं और इनके भी एक फेमस वाक्य है इनका भी, जो कि एक मीम्स बन जाते हैं। तो एक मीम है इनका, अभी याद तो नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन इनका एक अरे कहना क्या चाहते हो? जिनसे इनकी एक पहचान बनी थी और ये थ्री इडियट्स में भी देखे गए हैं। अगले हैं बॉब सिम्पसन। ये हैं पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और कोच थे। क्रिकेट से संबंधित रहे हैं ये। क्रिकेट यहाँ पे लिख लीजिए कि ये पूर्व क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाई जो क्रिकेट टीम है उसके कप्तान थे और कोच भी रहे हैं, ठीक है। अगला नाम है ला गणेशन। ये मणिपुर के नागालैंड के पूर्व राज्यपाल रहे हैं ला गणेशन। नेक्स्ट शारदा हॉफमैन। जो शारदा हॉफमैन है, इनका जो वास्तविक नाम है वो है अल्लादी शारदा, जो कि बाद में शारदा हॉफमैन के नाम से प्रसिद्ध हुई। इन्हें चिन्ना शारदा या शारदा शिक्षक के रूप में भी जाना जाता है। और ये जो हैं ये भरतनाट्यम की नृत्यंगना है, मतलब भरतनाट्यम से जुड़ी रही है। और ये कला क्षेत्र की एक प्रमुख हस्ती हैं। नृत्य वगैरह जो शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, उससे संबंधित रही और कला क्षेत्र की एक प्रमुख हस्ती थी। तो इनके बारे में याद रखना है। शास्त्रीय नृत्य शिक्षा शास्त्र को इन्होंने नया स्वरूप दिया है और अनेक पीढ़ियों को इन्होंने प्रशिक्षित किया। तो यहीं से इनका जो नाम निकल के आया है ना, इनको लोग शारदा शिक्षक के नाम से जानने लगे। शारदा शिक्षक, क्योंकि ये लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते थे। आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं या इनके जो शिष्य रहे हैं उनको इन्होंने प्रशिक्षण दिया है। तो यहीं से इनका नाम फेमस हुआ था, शारदा शिक्षक। और इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1996 में दिया गया। और इन्हें कला में उत्कृष्टता हेतु रुक्मणी देवी जो पदक है उसकी ये प्रथम प्राप्तकर्ता थी। जब ये स्टार्ट किया गया था रुक्मणी देवी पदक, तो उसकी पहली जो प्राप्तकर्ता थी वो शारदा हॉफमैन ही थी, जिनका जो ओरिजिनल नेम है अल्लादी शारदा। तो यहाँ से अगर हम देखें कि किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो शारदा हॉफमैन है जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो इनका वास्तविक नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा, अल्लादी शारदा हो गया। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो चिन्ना शारदा या शारदा शिक्षक के रूप में जाना जाता है। इनका संबंध किस फील्ड से है, किस क्षेत्र से इनका संबंध रहा है? तो कला क्षेत्र से रहा है। उसमें भी अगर देखोगे तो अगर पूछता है कि ये किस फॉर्म में मतलब नृत्यांगना रही हैं या किस फॉर्म किस शास्त्रीय शैली से संबंधित, तो ये भरतनाट्यम से हो सकता है। वहाँ पे 4 ऑप्शन दे दे आपको, कुचिपुड़ी दे दे, कथक दे दे, भरतनाट्यम दे दे, इस तरीके का आपको ऑप्शन दे देगा। तो अपने को जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, भरतनाट्यम इनका सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये है रॉबर्ट रेडफोर्ड। ये ऑस्कर विजेता हैं, ये अभिनेता हैं और इन्हें ऑस्कर भी मिला हुआ है। और ये संडास फिल्म फेस्टिवल के संस्थापक हैं और स्वतंत्र सेना के सिनेमा के अग्रदूत माने जाते हैं। जो इंडिपेंडेंट जो सिनेमा है उसके ये अग्रदूत माने जाते हैं। अगला नाम है हिरोमासा उराकावा। ये जापानी मुक्केबाज हैं जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। जापानी मुक्केबाज थे ये। तो अभी जो एक कंपटीशन में ये मतलब खेल में भाग ले रहे थे, तो उसी दौरान जो इनका साथी खिलाड़ी था उनके द्वारा इनके जो सिर है उस पे मुक्का मार दिया गया और उसकी चोट लग गई। उस चोट के कारण ये उसी टाइम पे बेहोश भी हो गए थे और उसके बाद इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में इनकी उस जो मस्तिष्क में चोट लगी है, सिर में जो चोट लगी थी, उसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। अगला है टी एन मनोहरन। ये कैनरा बैंक के अध्यक्ष हैं, जिनकी अध्यक्ष थे। और ये आईडीबीआई जो बैंक है उसके भी अध्यक्ष रहे हैं। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और ये जो सत्यम कंप्यूटर्स जो भारत में जो कंप्यूटर्स हैं उनमें जो सत्यम कंप्यूटर्स है जो हाई स्पीड कंप्यूटर्स होते हैं,
उनकी उनके निर्माण में, उनके रिनोवेशन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो एक महत्वपूर्ण नाम है जिनको हमें याद रखना है। अगला नाम है लॉरा डॉलमेयर। ये जर्मनी की 2 बार ओलंपिक चैंपियंस रही हैं और ये बायथलॉन में 7 बार विश्व की चैंपियंस रही हैं। ठीक है, और ये पर्वतारोहण भी हैं। तो अभी ये पाकिस्तान में काराकोरम की जो लीला पैक है वहां पे ये चढ़ने का प्रयास कर रही थी, और इन्होंने एक ये कंट्रोल, मतलब ये चर्चित इस बेस पे भी रही थी क्योंकि इनका जब ये जो इनका कैरियर है वो पीक पे चल रहा था, और तब इनकी उम्र थी केवल 25 वर्ष की। तभी इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। और संन्यास लेने की घोषणा क्यों कर दी थी? क्योंकि इनको पर्वतारोहण में मतलब इंटरेस्ट है। इसके लिए इन्होंने 25 वर्ष में ही अपना संन्यास ले लिया, और उसके अभी ये पाकिस्तान में जो काराकोरम श्रेणी मतलब स्थित है उसकी लीला पीक पे चढ़ाई कर रही थी, जो कि 6000 से अधिक ऊंची है, 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई है। तो उसी से गिरने से इनकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट नाम है सत्यपाल मलिक। इनका जो निधन हुआ है वो 5 अगस्त 2025 को हुआ है। ये भारतीय राजनेता रहे हैं। ये 5 राज्यों के राज्यपाल भी रहे हैं, जिनमें पहले है बिहार है, उड़ीसा है, जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के ये अंतिम गवर्नर भी हैं, जम्मू कश्मीर राज्य के। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इन्हीं के समय में जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको 2 भागों में बांट दिया गया, केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित लद्दाख। इन्हीं के समय में हुआ है। ये गोवा और मेघालय। ठीक है, इसके बाद चौथा है गोवा और 5वां है मेघालय के। ये राज्यपाल रहे हैं, 5 राज्यों के राज्यपाल पद पे इन्होंने सेवाएं दी हैं। और ये अंतिम जो राज्यपाल थे तो वो थे जम्मू कश्मीर में, और उसी समय 5 अगस्त 2019 को, याद होगा, जो आर्टिकल 370 था उसको केंद्र सरकार द्वारा हटा दिया गया था, और जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको 2 केंद्र शासित भागों में डिवाइड कर दिया गया, जो जिससे क्या बना कि एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इस तरीके से देखोगे ये है, तो ये जम्मू कश्मीर बन गया और ये लद्दाख प्रांत बन गया। दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर के पास अपनी विधानसभा है, लेकिन लद्दाख के पास अपनी विधानसभा नहीं। और देखोगे तो पिछले कुछ 1 महीने से लद्दाख में पूर्ण राज्य के लिए मांग चल रही है, और कुछ अभी 1 हफ्ते पहले देखोगे तो वहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट भी हुए जो कि हिंसक हो गए थे, तो उस पर भी एक नज़र बनाए रखना। ठीक है, बाकी अभी तो हम जिस टॉपिक पे हैं उसी पे वापस आ जाते हैं। तो ये राज्यपाल रहे हैं, और राज्यपाल पद जम्मू कश्मीर के जब राज्यपाल पद से हटने के बाद इन्होंने जो मोदी सरकार की कई नीतियों की आलोचना की है। जब ये वहाँ पे राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर में, उसी समय इन्हीं के सामने एक पुलवामा की जो घटना हुई थी वो भी हुई थी। तो उस पर इन्होंने जब ये हटा मतलब राज्यपाल नहीं रहे, तो उसके बाद इन्होंने मतलब आरोप लगाए सरकार पे कि जो पुलवामा में हमले हुए थे या जो सुरक्षा चूक थी उस पर वो अपनी चिंता जताना चाह रहे थे, लेकिन जो मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी, और जो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, उन्होंने इन्हें रोका था कि आप किसी भी तरीके की कोई बयानबाजी ना करें। इस तरीके के इन्होंने मुद्दे उठाए थे, लेकिन जब ये राज्यपाल पद से हट गए थे तब इन्हें किसानों के आंदोलन का समर्थन भी इन्होंने किया था, और ये किसान हितैषी नेता माने जाते हैं। ये जो किसानों के हितैषी नेता हैं वो माने जाते हैं। किसानों का सपोर्ट, जो ये 3 कानून आए थे उन कानूनों पे भी इन्होंने बोला था कि ये जो तीनों कानून आए हुए ये किसानों के पक्ष में नहीं है। तो इस तरीके के ये थोड़े मोदी सरकार की नीतियों को लेकर के आलोचना भी करते रहे। अब हमारा नेक्स्ट है शिबू सोरेन। ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, और जो अभी हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनके ये पिताजी रहे हैं। तो इनका 4 अगस्त को निधन हो गया था, और ये दिल्ली के गंगाराम जो अस्पताल है उसमें बहुत दिनों से एडमिट थे। शिबू सोरेन की जो पहचान है ये झारखंड के एक आदिवासी नेता के तौर पे इनकी पहचान रही है, और इन्हें दिसोम गुरु या देश का गुरु के नाम से इनकी एक उपाधि है, दिसोम गुरु, उसके नाम से जाना जाता है। अगर कोई हमें झारखंड से देख रहा है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि इस दिसोम गुरु शब्द को याद रखें, क्योंकि हो सकता है ये एग्जाम में पूछा जाए, और इम्पोर्टेंट है झारखंड के PSC वगैरह, झारखंड में के स्टेट के लिए कोई भी अगर एग्जाम होता है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है वो याद रखें कि जो शिबू सोरेन है इनको
किस उपनाम से जाना जाता है? तो वो है दिसोम गुरु। दिसोम गुरु का अर्थ क्या होता है? देश का गुरु। ये संथाल जो जनजाति है उससे संबंधित हैं और इनके जो पिता थे वो एक किसान थे। ठीक, जब शिबू सोरेन की 13 वर्ष की उम्र थी तो महाजनी उत्पीड़न के विरोध में इनके जो पिताजी थे उनकी हत्या कर दी थी, जिससे बाद में इनके जो जीवन, जो हत्या हुई इनके पिताजी की, वो एक ऐसा मूवमेंट था जिसने इनके जीवन की दिशा को बदल दिया था। और इन्होंने जो महाजनी प्रथा है जिसके कारण इनके पिताजी की मृत्यु हुई थी, तो महाजनी प्रथा, शराबखोरी, जमींदारी और सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया। तो सबसे पहले जब इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया तो इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था संताल नवयुवक संघ। याद रखना है कि संथाल नवयुवक जो संगठन है उसकी स्थापना किसने की थी? तो वो स्थापना की थी शिबू सोरेन ने। ठीक है। 4 मार्च 1973 को विनोद बिहारी महतो और ए के राय के साथ मिलकर के इन्होंने जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि अभी सरकार में भी है, इसी की अभी जीत हुई है झारखंड में जो इलेक्शन हुए थे, तो इन्हीं के बेटे अभी वहाँ मुख्यमंत्री हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनाई थी इन्होंने। और नहीं, इस मतलब जो ये संगठन है, ये जो राजनीतिक पार्टी है, उसकी स्थापना की थी इन्होंने। तो जेएमएम की स्थापना कब हुई है ये भी पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी याद रख सकते हैं कि 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना जो की थी वो की थी विनोद बिहारी महतो और ए के राय और शिबू सोरेन, इन 3 लोगों ने इसकी मिलकर के स्थापना की थी। और जो जेएमएम पार्टी बनाई गई थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि ये बिहार से अलग होकर के एक झारखंड राज्य की मांग करना था। जो इस राजनीतिक संगठन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि इन्हें बिहार से अलग करके एक झारखंड मतलब राज्य की स्थापना की जाए। और आगे चल के हुआ भी वही कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया, बिहार से काट करके। और 1988 में पहली बार ये दुमका जो लोकसभा सीट है झारखंड में, वहां से ये सांसद बने थे। तो जब ये सांसद बने उस समय वो बिहार का हिस्सा हुआ करती थी, तो इसको कह सकते हैं कि ये दुमका की, जो बिहार की दुमका सीट थी, वहां से पहली बार लोकसभा से जीत करके सांसद बनते हैं। और ये इसी दुमका सीट से 8 बार सांसद चुने गए। ठीक है। यानी ये राज्यसभा में भी मतलब सदस्य रहे हैं। और 2004 में जो केंद्र में सरकार थी उसमें कोयला मंत्री बने, 3 बार कोयला मंत्री रहे हैं लगातार ये झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 2005 में मुख्यमंत्री बने, 8 में बने और 9 में। लेकिन इन्होंने कोई भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। कोई भी 5 साल का जो कार्यकाल होता है, एक विधानसभा जब चुन के आती है तो उसका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, तो किसी भी कार्यकाल को ये पूरा नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, 3 बार ये मुख्यमंत्री जरूर चुने गए हैं। और इनका जो राजनीतिक जीवन है उसमें थोड़े विवादास्पद चीजें भी रही हैं, जैसे चिरदुही हत्याकांड है और शशिनाथ झा हत्याकांड है। इन दोनों में इनकी भागीदारी कही जाती रही है। और जो शशिनाथ हत्याकांड है इसमें इनको सजा भी हुई और उम्र कैद की सजा मिली शशिनाथ झा के हत्याकांड में। बाद में इन्हें कानूनी राहत दे दी गई उनकी उम्र को देखते हुए, और ये जेल से बाहर आ गए थे। नेक्स्ट आते हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन है वो याद रखना है कि इनका संबंध किस, मतलब इनकी विवादास्पद कहानी भी आ सकती है। जो शशिनाथ हत्याकांड है ना, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है अगर देखा जाए तो ये याद रखना है कि इनका संबंध मतलब किस घटना से रहा है, इस तरीके से हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि दुमका सीट से, मतलब ये किस सीट से चुने गए थे, सांसद बने, दुमका सीट से चुने गए, कितने बार चुने गए, 8 बार बने। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि जो शिबू सोरेन है ये किस संसद के किस सभा या जो जो अपने सदन है उनसे जुड़े रहे, तो ये दोनों से जुड़े रहे, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। तो इस तरीके से इनसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन भी इनके पारिवारिक जीवन पे भी आ सकता है, इनकी जो पर्सनल लाइफ है, कि इनका संबंध किस जनजातीय समुदाय से है। तो इनका जो संबंध है वो संथाल जनजातीय समुदाय से, इतना याद रखना है। चलिए, और ये तो आपको याद रखना ही है, देशोम गुरु, जो कि इनका उपनाम है, बहुत फेमस नाम है। नेक्स्ट देखते हैं हम, लॉर्ड मेघनाथ देसाई। ये भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री और लेखक हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये भारतीय मूल के क्या है? ब्रिटिश अर्थशास्त्री और प्रसिद्ध लेखक भी हैं।
अगला नाम है BS अच्युतानंद। अच्युतानंद केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनकी अभी जुलाई में मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट है विजय रूपानी। अभी याद होगा अहमदाबाद में जो एरोप्लेन जिसमें आग लग के जो एरोप्लेन गिर गया था, तो उसी में ये सवार थे, उसी दुर्घटना जो हुई थी उसी में ये भी थे, तो इनका भी उसी एरोप्लेन में निधन हो गया था। तो ये जो घटना हुई थी वो हुई थी 12 जून 2025 को। तो अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया AI-171 जो विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था अहमदाबाद में, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। उसमें उस एरोप्लेन में लगभग 242 यात्री थे, जिनमें से सिर्फ एक बचा था, बाकी सभी की मृत्यु हो गई थी, तो ये भी उसी में शामिल थे। ये लंदन जा रहे थे अपने परिवार से मिलने के लिए। और अगर इनके हम जीवन के बारे में देखें तो इनका जो जन्म है वो 1956 में म्यांमार के यंगून में हुआ था, और ये बचपन में अपने पिताजी के साथ गुजरात के राजकोट में आ गए और वहीं पे इनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी। इनका जो संबंध है वो RSS और ABVP से बना रहा है। राजनीतिक जीवन इनका जो संबंध रहा है वो RSS से रहा है। 2006 में ये राज्यसभा के लिए भी चुने गए, तो इनका संबंध राज्यसभा से भी रहा है। 2016 से लेकर के 21 के बीच दो दो कार्यकालों में ये गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला है। ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन कभी भी इनका पूरा कार्यकाल नहीं हुआ है, दोनों बार इनको पहले ही पद छोड़ना पड़ा था। तो इनका जो अगर संबंध, अगर अब हम इनकी बात करें तो इन पे क्वेश्चन इस तरीके से ही बन सकता है कि अभी हाल ही में एक मुख्यमंत्री की मृत्यु हुई है जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ है, तो इनका जो जन्म हुआ है वो म्यांमार के यंगून में हुआ है। और इस तरीके से भी बन सकता है कि जो एक चर्चित घटना रही अहमदाबाद में, जो एयर इंडिया का जो AI-171 विमान था जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसमें एक मुख्यमंत्री हैं जिनकी मृत्यु हुई है, तो वो कौन से थे? तो वो थे विजय रूपानी थे, ये पूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन उस्ताद गुलाम नबी साहब। इन्हें हामले बुलबुल के नाम से जाना जाता है और ये प्रसिद्ध कश्मीरी लोक गायक थे। कश्मीरी लोक संगीत और संस्कृति में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, और इनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण 2011 में इन्हें शेर-ए-कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि एक कश्मीर का एक पुरस्कार है, जो कश्मीर जो जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य सरकार है उसका पुरस्कार है जो दिया जाता है। तो जो पुरस्कार है वो है शेर-ए-कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पुरस्कार, जिससे से इन्हें सम्मानित किया गया था। इनका जो प्रसिद्ध एक उपनाम है जिससे इन्हें जाना जाता है वो है हामले बुलबुल। इसको याद रखना है कि किस लोक गायक को या जो किस कश्मीरी लोक गायक को हामले बुलबुल के उपनाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ये प्रसिद्ध एक गायक रहे हैं, तो इनका संबंध कश्मीर से है। ये शाह जो हैं, ये उस्ताद गुलाम नबी शाह जो हैं, अपने भावपूर्ण गायन, सारंगी पर महारत और गिलास नृत्य के लिए इनको जाना जाता है। ये जो गिलास नृत्य होता है ये इस तरीके से होता है कि इसको सिर पे मतलब गिलास रख करके एक नृत्य शैली फॉर्म की जाती है। नेक्स्ट है मल्लूर रामास्वामी श्रीनिवासन। इनकी जो मृत्यु है वो 20 मई 2025 को हुई है। यहाँ पे ये मिसटाइप हो गया डॉक्टर, इसको हटा दीजिएगा। ये परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और भारत के जो परमाणु कार्यक्रम रहे हैं उसके अग्रदूत भी रहे हैं। 1955 में परमाणु ऊर्जा विभाग में ये शामिल हुए थे, और ये डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा के अधीन इन्होंने कार्य किया, जो कि एक फेमस भारत के साइंटिस्ट थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, उनके अधीन इन्होंने कार्य किया है। और जो भारत के पहला परमाणु रिएक्टर बना था अप्सरा, उसके निर्माण में भी इन्होंने योगदान दिया है। तारापुर में जो भारत के पहले परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना की गई थी। याद रखना है पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है, अप्सरा है भारत में, और जो पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वो कहाँ पे है, तारापुर महाराष्ट्र में है। के लिए ये जो तारापुर परमाणु स्टेशन था उसके प्रधान परियोजना इंजीनियर थे, और बाद में ये मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन के मुख्य परियोजना इंजीनियर के रूप में इन्होंने कार्य किया है। ये भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड जो कंपनी है भारत की, उसके NPCIL इसके संस्थापक अध्यक्ष भी रहे हैं। इन्होंने 18 परमाणु ऊर्जा इकाइयों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो वियना में स्थापित है उसके वरिष्ठ सलाहकार रहे हैं। भारत में योजना आयोग के ये सदस्य रहे हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा का जो सलाहकार बोर्ड है उसमें 2000 से 2004 और 2006 से 2008 दो बार उसके सदस्य चुने गए हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के। कर्नाटक में जो उच्च शिक्षा पे टास्क फोर्स गठित की गई थी उसकी अध्यक्षता इन्होंने की है। और इन्हें जो भारत सरकार के जो सबसे उच्च नागरिक पुरस्कार है, पहला क्या है, भारत रत्न है सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार। उसके बाद आते हैं पद्म, जो पद्म पुरस्कार है जिनमें पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण है। तो ये तीनों ही से इन्हें सम्मानित किया गया, पद्म श्री भी दिया गया, पद्म भूषण भी दिया गया और पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया। तो कुछ ही भारत में ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्हें मतलब जो पद्मश्री, जो पद्म पुरस्कार हैं उनके तीनों श्रेणियों से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है जयंत विष्णु नार्लिकर, जयंत विष्णु नार्लिकर। इनका जो निधन है वो 20 मई 2025 को हुआ है। ये एक प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक हैं और लेखक भी रहे हैं। इन्होंने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में अनेकों पुस्तकें लिखी हैं। इन्होंने साइंस को लोकप्रिय बनाने के लिए हिंदी, अंग्रेजी, मराठी में इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। और ये ब्रह्मांड के स्थिर अवस्था सिद्धांत के विशेषज्ञ माने जाते हैं। स्थिर अवस्था जो सिद्धांत है ब्रह्मांड से निर्मित, ब्रह्मांड के निर्माण से के लिए जो है उसके विशेषज्ञ माने जाते हैं। और फ्रेड होयल के साथ इन्होंने भौतिकी के होयल नार्लिकर सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट है डॉक्टर सरोज घोष। इनका जो निधन हुआ है वो 17 मई 2025 को हुआ है। ये भारत के विज्ञान संग्रहालय आंदोलन के संस्थापक रहे हैं और प्रमुख विज्ञान संचारक भी रहे हैं। ये राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCMS के प्रथम महानिदेशक थे जो कि 1979 से लेकर के 1997 तक रहे। इन्होंने एक मॉडल दिया है विकेंद्रीकृत विज्ञान केंद्र मॉडल। इस मॉडल के तहत इन्होंने 26 विज्ञान केंद्रों की स्थापना का एक नेटवर्क बनाया है, विज्ञान केंद्र और संग्रहालय बनाए हैं 26 इन्होंने, ठीक है। तो और बाकी बाद में जब ये सेवानिवृत्त हो गए तो उसके बाद भी इन्होंने, जैसे टाउन हॉल संग्रहालय बना कोलकाता में, संसद संग्रहालय नई दिल्ली में बनाया गया और राष्ट्रपति भवन जो संग्रहालय है नई दिल्ली में उसकी स्थापना में योगदान दिया है। तो ये जो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद है, ये जो परिषद है ये संस्कृति मंत्रालय है उसके अधीन कार्य करती है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन है, ठीक है। इस जो परिषद है इसकी स्थापना 1978 में की गई थी और ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, ठीक। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो है कोलकाता में। और इसी संस्था के तहत जो मैंने बताया कि इन्होंने विकेंद्रीकृत विज्ञान केंद्र मॉडल विकसित किया और जिसके तहत एक नेटवर्क विज्ञान जो सेंटर्स हैं, साइंस सेंटर्स हैं और जो संग्रहालय हैं उनकी एक चेन बनाई जिसमें 26 विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई। तो वो जो 26 केंद्र हैं ये राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के अधीन ही गठित किए गए हैं। ये जो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद है NCMS, इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ पे है, कलकत्ता में है इसका। और इस संस्था के तहत पूरे भारत में 26 विज्ञान केंद्र और संग्रहालय संचालित चल रहे हैं, अभी भी इनके चल रहे हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर सुबन्ना अय्यप्पन। इनकी जो मृत्यु है वो 7 मई 2025 को हो गई है। ये एक भारतीय मत्स्य विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक थे ये सुबन्ना अप्पय्यन, मत्स्य विज्ञान क्षेत्र में। इन्हें नीली क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में नीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है, वो है डॉक्टर सुबन्ना अय्यप्पन को माना जाता है। इन्होंने देश के मत्स्य उत्पादन और आधुनिक वैज्ञानिक बनाया, जो मत्स्य उत्पादन है देश में उसको इन्होंने आधुनिक और वैज्ञानिक मतलब दिशा दी है। इसको मॉडर्न खेती करने का तरीका सुझाया है लोगों को और वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की, मत्स्य पालन की करने की सुझाव दिए इन्होंने। इसीलिए इन्हें भारत में नीली क्रांति का जनक भी बोला जाता है। और ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो ICAR है उसके महानिदेशक रहे। और इन्हें इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए जो इन्होंने नीली जो क्रांति है, जो मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो योगदान दिया है उसके लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट नाम आता है विष्णु प्रसाद। ये मलयालम टेलीविजन के अभिनेता थे जिनकी 2 मई 2025 को मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट है K कस्तूरी रंजन, जिनका पूरा नाम है कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन।
इनका जो निधन हुआ है वो 25 अप्रैल 2025 को हुआ है। ये प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक रहे हैं और राज्यसभा में सांसद भी रहे हैं। ठीक, 1994 से लेकर के 2003 तक इसरो के अध्यक्ष रहे हैं, योजना आयोग के सदस्य भी रहे हैं ये। और इन्होंने पीएसएलवी जो भारत के व्हीकल हैं, जो लॉन्च सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं, पीएसएलवी और जीएसएलवी, इनके प्रेक्षण और संचालन में इन्होंने योगदान दिया है। इन्हीं के नेतृत्व में इनका संचालन हुआ है। इन्होंने भारत के पहला जो चंद्र मिशन 2008 में गया था, चंद्र मिशन फर्स्ट जो चंद्रयान गया था, उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इन्होंने भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण की शुरुआत की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 जो आई थी, एनईपी, उसका मसौदा जो तैयार की थी, जिस समिति ने मसौदा तैयार की थी, उस समिति के ये अध्यक्ष रहे हैं। इन्होंने पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी रिपोर्ट, जो पश्चिमी घाट है भारत का, जो यहाँ पे पश्चिमी घाट है, तो उसकी समीक्षा के लिए एक उत्तरदायी समिति की अध्यक्षता की थी। और इन्होंने एक सिफारिश की थी, इस अपनी जो रिपोर्ट है, इन्होंने सिफारिश की थी कि जो सह्याद्री जो पश्चिमी घाट है, जो सह्याद्री है, उसका केवल 37% जो क्षेत्र है उसको ही इको सेंसिटिव एरिया के अंतर्गत लाया जाए, बाकी को इको सेंसिटिव एरिया न माना जाए। तो जो कि एक पर्यावरणविदों के लिए कंट्रोवर्शियल वाक्य था, या जो रिपोर्ट थी वो कंट्रोवर्शियल रही है। और इन्हें भारत सरकार ने 1992 में विज्ञान क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण, जो कि मैंने बताया नागरिक सम्मान है भारत का, जो पद्म श्रेणी है, पद्म श्रेणी में सेकंड नंबर पे आता है, या भारत के नागरिक सम्मानों की जो सर्वोच्च सूची है उसमें तीसरे नंबर पे आता है। पहला कौन सा आता है? सबसे पहला होता है भारत रत्न, दूसरा ये भारत रत्न, उसके बाद होती है पद्मश्री, मतलब जो पद्म श्रेणी है उसमें स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें आता है सबसे पहले, सबसे जो टॉप पे रहता है पद्म विभूषण है, उसके बाद आता है पद्म भूषण, और उसके बाद आता है पद्मश्री। तो इन्हें जो दिया गया है वो पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है धर्मगुरु हैं पोप फ्रांसिस, जो इटली में थे, ईसाई धर्मगुरु हैं। और ये पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे जिनका निधन हो गया है। और इनके निधन पे भारत में भी 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था। याद रखना है कि ये ईसाई धर्मगुरु हैं। धार्मिक गुरु जो थे पोप फ्रांसिस कौन थे? ये ईसाई धर्मगुरु हैं और पहले थे जो लैटिन अमेरिकी पॉप थे। ठीक, अगला नाम है बेल किल्मर। बेल किल्मर क्या है? ये अमेरिकी अभिनेता रहे हैं और इन्होंने टॉप गन, बैटमैन फॉरएवर और द डॉर्स जैसी फिल्मों में इन्हें भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। इसको बेल किल्मर को। नेक्स्ट है मनोज कुमार। भारत के सिनेमा के एक दिग्गज अभिनेता रहे हैं, एक पुराने कलाकार हैं। और ऐसा शायद ही कोई जनरेशन होगी 90s की जो इनको न जानती हो, जिनका नाम न जानती हो। और ये जो अपनी फ़िल्में हैं, इनकी जो फ़िल्मों का जो कंटेंट होता था वो देशभक्ति पूर्ण से रहता था। और इनकी ज़्यादातर जो मूवियाँ हैं उनमें इन्हें भारत नाम मतलब दिया गया है, भारत नाम का इनका कैरेक्टर रहता था। और इन्हें लोग ज़्यादातर भारत कुमार के नाम से ही जाना जाता है। जो मनोज कुमार है, मनोज कुमार के नाम से कम इन्हें भारत के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। और ये भारतीय सिनेमा और कला क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें 1992 में पद्मश्री दिया गया था। और 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। 1973 फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है इन्हें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है वो इन्हें दिया गया था 1973 में। और इसके बाद इन्हें 7 बार फिल्म फेयर पुरस्कार दिए गए हैं। जो इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जो पुरस्कार मिला था वो इनकी मूवी का नाम था बेईमान। बेईमान मूवी में इनके परफॉर्मेंस के लिए दिया गया। 2008 में इन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने किशोर कुमार सम्मान से भी सम्मानित किया था। नेक्स्ट है सैयद अली अशरफी। ये जो सैयद अली अशरफी हैं, ये इस्लामी विद्वान और राजनीतिज्ञ भी हैं। ये उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के सदस्य रहे हैं और 1998 से 1989 तक ये विधायक रहे हैं पीलीभीत सीट से। ये जो सूफी संत हैं, एक अशरफ जहांगीर सिमनानी, इनके वंशज माने जाते हैं। ये इनके वंशज हैं। जो सूफी संत थे अशरफ जहांगीर सिमनानी, उनके ये वंशज हैं। और ये इस्लामी विद्वान हैं और राजनीतिक भी रहे हैं।
इनका संबंध किस जगह से रहा है, तो इनका संबंध है पीलीभीत सीट से रहा है। यहाँ से ये विधायक भी चुने गए, बाद में ये उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के भी सदस्य रहे। ठीक है। नेक्स्ट नाम है राकेश पांडे। ये हिंदी और भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता रहे हैं और भोजपुरी फिल्मों में इनके योगदान के लिए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है उससे भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आते हैं जॉर्ज एडवर्ड फॉरमैन। इनकी जो मृत्यु है वो 21 मार्च 2025 को हुई है। ये अमेरिकी मुक्केबाज, एक व्यवसायी, मंत्री और लेखक रहे हैं, मतलब राजनेता भी बने बाद में। और मुक्केबाजी में इन्होंने 1967 से लेकर के 1997 का एक इनका लंबा कैरियर रहा है, 30 वर्ष का। ये 2 बार विश्व के हैवीवेट चैंपियन और ओलंपिक स्वर्ण विजेता रहे हैं। इन्हें बिग जॉर्ज के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है फ्रेड स्टॉल। फ्रेड स्टॉल क्या है, ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि फ्रेड स्टॉल का संबंध किस खेल से रहा है जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। तो इनका जो संबंध है वो टेनिस से रहा है। और ये किस देश से संबंधित है, तो ये इनका जो संबंध है वो है ऑस्ट्रेलिया से। ये स्टेलो को, जो फ्रेड स्टेलो हैं, इनके इनके आक्रामक खेल और प्रतिस्पर्धात्मकता के कारण फेरी फ्रेड के नाम से जाना जाता है। ये डिफेंसिव नहीं थे, ये आक्रामक खेल खेलते थे। इन्होंने कुल 17 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं अपने जीवन में। अगला नाम है रमाकांत रट। ये उड़ीसा के कवि और साहित्यकार हैं। उड़ीसा साहित्य, जो उड़ीसा का साहित्य है या जो उड़िया साहित्य है, इसके ये सर्वाधिक प्रसिद्ध आधुनिकतावादी कवियों में से इन्हें एक माना जाता है। इनके कार्यों के योगदान के लिए इन्हें 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1992 में सरस्वती सम्मान, 2006 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। ये 1998 से लेकर के 2003 तक भारतीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी रहे हैं और 2009 में इन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। इनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं जिनमें है केटे दिनारा, जो कि उड़िया भाषा में का जो साहित्य है वो उड़िया भाषा में लिखा गया है। तो केटे दिनारा का मतलब होता है बहुत लंबे समय तक, जो कि 1962 में इनकी फेमस हुई थी। अनेका कोठारी इनकी नई है। अनेका कोठारी का अर्थ है अनेक कमरे। 1967 में इनकी जो किताब है वो पब्लिश हुई। संदिग्धा मृग्या, जो कि संदिग्ध शिकार मतलब इसका हिंदी अर्थ है। तो ये 1971 में हुई है। सब ऋतु है, सचित्रा अंधरा है, ये 1982 में। इनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं जो कि पब्लिश हुई हैं। इनकी कुछ लंबी कविताएं भी हैं जिसमें है राधा, श्री राधा, जो कि 1984 में हुई थी। और इसी कविता के लिए इन्हें जो ये सरस्वती सम्मान दिया गया था 1992 में, जो इन्हें सरस्वती सम्मान मिला था वो श्री राधा, जो इनकी लंबी सी किताब है उसमें कविता है, उसके लिए इन्हें दिया गया था। और इनकी एक लंबी कविता है जिसका नाम है श्री प्लाटक मिस्टर एस्केपिस्ट, जो कि 1997 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट आते हैं जीन हॉकमैन। ये अमेरिकी अभिनेता हैं और ये 2 बार ऑस्कर विजेता रहे हैं। नेक्स्ट है गायिका रॉबर्ट फ्लैक। ये भी अमेरिका की गायिका और पियानो वादक हैं। इन्हें 2020 में ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है मायाधर राउत। ये उड़िया शैली के भारतीय जो शास्त्रीय शैलियां हैं उसमें उड़िया नर्तक हैं, कोरियोग्राफर और गुरु भी रहे हैं। इन्होंने कुछ रचनाएं की हैं जिनमें से पश्चित दिस दिस और प्रिय चारुले शामिल है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और 1955 में इन्होंने मुद्रा विनियोग की शुरुआत की थी। उड़ीसा जो नृत्य शैली है इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिलाने के लिए इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2010 में इनके कार्यों के लिए। और इन्हें संगीत नाटक अकादमी 1985 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है वो इन्हें 1985 में दिया गया। नेक्स्ट आते हैं सुकरी बोम्मागेडा। ये जो है ये कर्नाटक की महिला हैं जिनका संबंध है हलक्की बोक्यालिंगा जो जनजाति है कर्नाटक की, उससे इनका संबंध है। और ये कन्नड़ लोक गायिका है। एक फेमस नाम है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखना है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुकरी बोम्मागेडा ये क्या है, ये एक भारतीय लोक गायिका है, कन्नड़ लोक शैली से संबंधित है इनका।
और ये किस जनजाति से संबंधित है? ये है हलक्की बोक्का लिंगा जनजाति से इनका संबंध है। कला क्षेत्र में इन्होंने योगदान किया है और इनके योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है सत्येंद्र दास। सत्येंद्र दास कौन है? ये राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी थे, जिनकी अभी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट आते हैं नवीन चावला। नवीन चावला कौन है? ये 2005 से लेकर के 2009 तक चुनाव आयुक्त रहे हैं भारत के, और 2009 से लेकर के 10 तक के बीच में ये भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। इनका जो सम्मान है ये मदर टेरेसा के प्रति अधिक सम्मान रखते थे, और 1992 में नवीन चावला ने मदर टेरेसा की जीवनी लिखी, जिसका नाम था मदर टेरेसा। नाम से ही इन्होंने मदर टेरेसा की जीवनी लिखी है। तो ये वर्ड याद रखना है कि मदर टेरेसा की जो जीवनी है वो किसने लिखी है? वो लिखी है नवीन चावला ने, जो कि भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। नेक्स्ट नाम है लतिका कट्ट। ये प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार है। ये पत्थर की नक्काशी, धातु की ढलाई और कांस्य मूर्ति कला में माहिर हैं। इन्होंने मकर संक्रांति पर 10वां मेघ घाट, जो कि वाराणसी में स्थित है, नामक एक अपनी कांस्य कृति के लिए बीजिंग आर्ट बिएनले पुरस्कार जीता था। इन्होंने एक जो अपनी जो मूर्ति है वो बनाई थी, जिसका जो शीर्षक था या जो उसकी टॉपिक था वो था मकर संक्रांति पर 10वां मेघ घाट। और जो वैसे ये जो घाट है वो वाराणसी में स्थित है, उसके लिए इन्हें बीजिंग आर्ट बिएनले पुरस्कार इन्होंने जीता है। नेक्स्ट नाम है डॉक्टर के रामचंद्र। इनका अभी जनवरी 2025 में निधन हो गया। ये सेवानिवृत्त विंग कमांडर थे। इन्होंने जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग और एयरोस्पेस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डीआरडीओ की जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है अवाक्स, उसके डिज़ाइन और उसके विकास का इन्होंने नेतृत्व किया। उसका जो निर्माण हुआ है अवाक्स अर्ली वार्निंग सिस्टम का, उसके डिज़ाइन के लिए और उसके विकास के लिए इन्होंने नेतृत्व किया। और ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है ये 2017 में भारतीय वायुसेना में शामिल भी हो चुका है। अवाक्स पर ही इन्होंने एक अपनी किताब लिखी है, जिसका नाम है द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ इंडियन अवाक्स नामक जो इनकी पुस्तक है वो इन्होंने अवाक्स पे ही लिखी है, जिसमें इन्होंने विमान के विकास की कहानी को विस्तार से बताया कि विमान का विकास किस तरीके से किया गया था। और ये एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में इनके योगदान के लिए इन्हें IISc से डिस्टिंग्विश्ड अलुमनी अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। नेक्स्ट है पी जयचंद्रन। ये मशहूर मलयाली गायक और अभिनेता रहे हैं। 1986 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इन्होंने जीता था, और इन्हें मलयालम सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार जो कि डेसी डैनियल पुरस्कार है उससे भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं राजगोपाल चिदम्बरम। इनकी जो मृत्यु हुई है वो 8 जनवरी 2024 को हुई है। ये भारत के परमाणु हथियारों के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। जो परमाणु कार्यक्रम है या जो परमाणु हथियारों के विकास से संबंधित जो कार्यक्रम है उसका वास्तुकार इनको माना जाता है। 1974 में जो पोखरण परीक्षण रेंज में जो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, उसको करने वाली टीम के ये हिस्सा रहे थे। 98 में जब दोबारा से भारत ने परीक्षण किया, न्यूक्लियर परीक्षण किया था, उसका इन्होंने निरीक्षण और नेतृत्व उसमें भी किया था। ये भारत में जो भारत सरकार है उसमें कुछ प्रमुख पदों पे रहे हैं, जैसे भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार रहे हैं। ये जो बार्क है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, उसके निदेशक रहे हैं। भारत सरकार का जो परमाणु ऊर्जा आयोग है उसके ये अध्यक्ष रहे हैं। अगला नाम है गोविंद शरण लोहरा। ये नागपुरी लोक संगीत के प्रसिद्ध गायक रहे हैं, गीतकार भी हैं और नर्तक भी रहे हैं। इनका संबंध किससे देखा जाए, गोविंद शरण लोहरा का संबंध किससे है? नागपुरी लोक संगीत से। लोक संगीत से इनका संबंध है, और लोकपुरी जो लोक संगीत है उसके संरक्षण में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने झारखंड की जो संस्कृति उसको बढ़ावा दिया है, और इन्होंने 250 से अधिक गीत और कविताओं की रचना की है। नेक्स्ट है मनमोहन सिंह, जो कि भारत के 14वें प्रधानमंत्री रहे हैं और एक प्रमुख अर्थशास्त्री भी रहे।
ये जो इनके ये दो लगातार कार्यकाल में प्रधानमंत्री रहे हैं 2004 से लेकर के 2014 के बीच में। इन्हें इनके आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है। ये 1991 से लेकर के 1996 तक भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं। 1987 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनकी जो किताब है, जो कि एक आत्मकथा है इनकी, उसका नाम है चेंजिंग इंडिया। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। मनमोहन सिंह की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? चेंजिंग इंडिया। और ये भारत के कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं? 14वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे हैं, लगातार 2 कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री रहे। इन्हें इनके आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है। एलपीजी जो 1992 में आर्थिक सुधार किए गए थे, उनके लिए इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है ओसामू सुजुकी। जो सुजुकी कंपनी है उसके ये संस्थापक हैं और भारत सरकार द्वारा इन्हें 2007 में पद्म भूषण और 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये याद रखना है कि जो भारत के नागरिक पुरस्कार हैं, वो भारत के जो नागरिक हैं उनको तो दिए ही जाते हैं, उनके साथ साथ कुछ विदेशी नागरिकों को भी दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट नाम है श्याम बेनेगल। ये फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और वित्त चित्र फिल्म निर्माता हैं। इन्हें 1976 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1991 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। किस लिए किया गया? इनके कला क्षेत्र में इनके योगदान के लिए। इन्हें 18 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1 फिल्म फेयर पुरस्कार और नंदी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिले इनके अपने जीवन में, जो इनका कैरियर रहा है। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 18 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, 1 फिल्म फेयर अवार्ड है और 1 नंदी पुरस्कार है। 2005 में इन्हें जो सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहब फाल्के, उससे सम्मानित किया गया 2005 में। नेक्स्ट आते हैं हम ओम प्रकाश चौटाला। ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे और जो वहाँ पे कंपनी है, वो जो वहाँ की एक पार्टी है इनेलो, उस पार्टी के सुप्रीमो हैं या उसके संस्थापक रहे हैं। इन जो इनेलो है, इंडियन नेशनल लोकदल है हरियाणा में, उसके संस्थापक रहे। ये पूर्व जो प्रधानमंत्री थे देवीलाल, उनके बेटे भी रहे। उप प्रधानमंत्री थे जो भारत के, उनके बेटे हैं ये 7 बार विधायक रहे और 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे। और इनका नाम भर्ती घोटाले से जुड़ा रहा है, जिसमें इन्हें 2013 में एक मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में इन्हें दोषी पाया गया और इन्हें जेल भी हुई थी। नेक्स्ट नाम है उस्ताद जाकिर हुसैन का। जाकिर हुसैन की जो मृत्यु है वो 15 दिसंबर 2024 को हो गई है। ये एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं। इनके पिता है अल्लाह रखा, वो भी एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। इन्हें पहला जो इनका एल्बम था वो था लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड, जो कि 1973 में पब्लिश हुआ था। इन्होंने 5 ग्रेमी अवार्ड जीते हैं। 1988 में इनके योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री दिया गया, 2002 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया और 2023 में पद्म विभूषण दिया गया। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि कुछ ही लोग हैं जो इन जो पद्म जो श्रेणी है, पद्म पुरस्कारों की जो श्रेणी है, उसमें तीनों पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुछ चुनिंदा ही लोग हैं, जिनमें से जाकिर हुसैन भी एक है। नेक्स्ट आता है एस.एम. कृष्णा। इनका पूरा नाम है सोमनाहल्ली मलैया कृष्णा। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं 1990 से लेकर के 2004 तक। 2004 से लेकर के 2008 तक ये महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे और 2009 में केंद्र में विदेश मंत्री रहे। नेक्स्ट हैं शशि रुदैया। ये एसर जो समूह है उसके चेयरमैन थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट नाम है जॉन टिन्सवुड। ये जॉन टिन्सवुड हैं, जो कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। इनकी जो एज थी वो 112 वर्ष 91 दिन की आयु में इनकी मृत्यु हुई है। इन्हें दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति माना जाता था। नेक्स्ट है हरजीत सिंह बेदी। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे, जिनका अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट नाम है रानी मिकासा। ये जो जापान में जो पुराना शाही परिवार था उसकी ये सदस्य थी और 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट नाम है गणेशन महादेवन। ये तमिल अभिनेता हैं और इन्हें दिल्ली गणेशन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है कि जो गणेशन महादेव है तमिल। नेक्स्ट है पंडित राम नारायण। ये प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। इन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एकल संगीत सारंगी वादन को लोकप्रिय बनाया। जो सिंगल बजाते हैं सारंगी, उसको इन्होंने लोकप्रिय बनाया है और ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगीत वादक थे।
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इन्हें संगीत नाटक अकादमी सम्मान दिया गया था। इन्हें मध्य प्रदेश सरकार के जो प्रमुख अवार्ड है, जिसमें कालीदास सम्मान और आदित्य विक्रम बिड़ला जो पुरस्कार है, कला शिखर पुरस्कार है, बिड़ला पुरस्कार, उनसे सम्मानित किया जा चुका है। 1976 में इन्हें पद्मश्री दिया गया, 1991 में पद्म भूषण दिया गया और 2005 में पद्म विभूषण दिया गया। तो याद रखना है, अभी नाम आया था जाकिर हुसैन का, जो कि तबला वादक थे, जिन्हें तीनों जो पद्म श्रेणी के पुरस्कार उससे सम्मानित किया गया था। उसके बाद जो अगला नाम है वो है पंडित राम नारायण, जिन्हें तीनों ही पद्मश्री जो सम्मान है उनसे सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है पंडित राम नारायण, क्वेश्चन आ सकता है कि पंडित राम नारायण है, उनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है सारंगी वादन से। नेक्स्ट है शारदा सिन्हा। ये बिहार और उत्तर प्रदेश की पारंपरिक लोक गायिका है। पारंपरिक जो लोकगीत हैं उसके लिए प्रसिद्ध हैं। छठ पूजा के लिए, जो छठ पूजा पे गीत गाए जाते हैं, जो पूर्वांचल है उत्तर प्रदेश का पूर्वांचली हिस्सा और जो बिहार है, वहाँ पे जब छठ पूजा होती है तो उसमें जो गीत गाए जाते हैं, उन गीतों को इन्होंने विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी। और गीतों में जो इनके गीत हैं, जो शारदा सिन्हा जी के गीत हुआ करते थे, उनमें बिहार और उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसकी झलक देखने को मिलती थी। इन्हें बिहार कोकिला के उपनाम से जाना जाता है। याद रखना है कि शारदा सिन्हा को किस उपनाम से जाना जाता है? तो वो है बिहार कोकिला, और इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका था। ये अभी एग्जाम हुआ था बिहार में, उसमें इन पे क्वेश्चन बन चुका है और क्वेश्चन यही था कि शारदा सिन्हा जी को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? ये लोक गायिका है, लोकगीत गाती थी और इनका जो संबंध है वो बिहार और उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक धरोहर से इनका संबंध रहा है। इन्होंने इनके गीतों में बिहार और उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसकी झलक देखने को मिलती है। नेक्स्ट नाम है रोहित वल्का। ये भारतीय फैशन डिजाइनर हैं। इन्होंने जो कौन बनेगा करोड़पति जो शो आता है उसके लिए इन्होंने ड्रेस को डिजाइन किया है। इनके इनके इस कार्य के लिए 2006 में इन्हें डिजाइनर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2020 में इन्हें देश के प्रतिष्ठित फैशन डिजाइनर के रूप में इन्हें मान्यता दी गई। नेक्स्ट नाम आता है कनक राजू का। कनक राजू हैं भारतीय गुसाडी डांस मास्टर हैं। ये हैं कनक राजू, गुसाडी डांस मास्टर हैं। 2021 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट नाम आता है प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी गोडबोले। ये एक प्रसिद्ध भौतिकविद है और इन्हें इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट नाम है रतन टाटा का। रतन टाटा जी एक देश के प्रसिद्ध समाज सेवी रहे। जितना इनको इनके बिजनेस के लिए जाना जाता है, उद्योग में इनकी संलग्नता के लिए जाना जाता है, उद्योगपति के रूप में जाना जाता है, उससे कहीं ज़्यादा इन्हें इनके समाज सेवी जो कार्य किए हैं उनके लिए जाना जाता है। तो रतन टाटा जी के बारे में जान लेते हैं। ये जो टाटा सन्स के चेयरमैन थे और समाज सेवी व्यक्ति रहे हैं। पद्म 2002 में इन्हें पद्म भूषण से और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इन्हें बाहरी देशों ने भी सम्मानित किया है, जैसे जिसमें जापान है, जापान का ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन 2012 में दिया गया और यूके का है ऑनररी नाइट ग्रेड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, जो कि 2014 में इन्हें सम्मानित किया गया। तो इन्हें देश के साथ साथ विदेशों में भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट नाम है डॉक्टर वेणुगोपाल। ये हृदय शल्य चिकित्सक है। देश में पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर वेणुगोपाल। तो याद रखना है कि भारत में जो सबसे पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा। इन्होंने अपनी लाइफ में 26 हार्ट जो ट्रांसप्लांट है वो किए हैं। भारत में पहला लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस भी इन्होंने ही लगाया था। 1988 में इनके कार्यों के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट नाम है मोहनराज। ये प्रसिद्धतम मलयालम अभिनेता रहे हैं। नेक्स्ट है केकी एन दारूवाला। ये अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि, लघु कथाकार और आईपीएस अधिकारी रहे हैं। 1984 में इनका जो कविता संग्रह है द कीपर ऑफ द डेड, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1987 में इन्हें एशिया के राष्ट्रमंडल कविता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
2014 में इनके साहित्य से संबंधित कार्यों के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक व्यक्तित्व है निस्सिम इलीकोज, निस्सिम इजेकील। इन्होंने टिप्पणी की थी कि इन्होंने मतलब इनके बारे में बोला है कि जो दारू वाला है इनमें एक शेर की ऊर्जा थी। नेक्स्ट है प्रोफेसर के चिलप्पन। ये प्रसिद्ध अंग्रेजी स्कॉलर और अनुवादक रहे हैं। 2020 में इन्होंने जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उनकी एक कृति है गोरा, गोरा का तमिल भाषा में अनुवाद किया है और इस अनुवाद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखना है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो कृति है, जो एक किताब है गोरा, उसका तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया है? वो किया है प्रोफेसर के चेलप्पन ने, और इसके लिए इन्हें क्या दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट नाम है सीताराम येचुरी। सीताराम येचुरी भारत के एक राजनीतिज्ञ हैं, मार्क्सवादी राजनीतिज्ञ हैं, और ये महासचिव रहे हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI-M के महासचिव रहे हैं। 2005 से लेकर के 17 तक ये पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। इनकी एक पुस्तक है यह हिंदू राष्ट्र क्या है, गोलवालकर की फांसीवादी विचारधारा और भगवा ब्रिगेड के व्यवहार पे किताब लिखी गई है। अगली इनकी किताब है छद्म हिंदू धर्म का पर्दाफाश, जो कि 1983 में इनकी किताब लिखी गई थी। अगली किताब है इनकी आज भारतीय राजनीति में जाति और वर्ग, जो कि 1997 में लिखी गई है। बदलती दुनिया में समाजवाद, जो कि 2008 में लिखी गई, और इनकी एक और किताब है जो कि 2014 में पब्लिश हुई थी, जिसका नाम है मोदी सरकार सांप्रदायिकता का नया उभार। ठीक। नेक्स्ट नाम है सलीम होम्स, जो कि लेबनान के प्रधानमंत्री थे, जो 5 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। नेक्स्ट है अरुणा वासुदेव। अरुणा वासुदेव हैं एक फिल्म निर्माता है और भारतीय फिल्म स्कॉलर भी रही हैं। इन्हें एशियाई सिनेमा जगत की मां कहा जाता है। 2015 में इन्हें इनके कार्यों के लिए फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और त्रिपोली जो है फिल्म फेस्टिवल, इसने इनके नाम पे अपना जो सिनेमा का सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए जो पुरस्कार है त्रिपोली फिल्म फेस्टिवल का, उसका नाम इनके नाम पे रखा है। उस पुरस्कार का जो नाम है वो है अरुणा वासुदेव पुरस्कार। ये पुरस्कार है क्या है? ये त्रिपोली का है। त्रिपोली फिल्म फेस्टिवल में जो सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है राकेश पॉल। ये महानिदेशक रहे हैं भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के, रहे हैं 25वें महानिदेशक रहे हैं, और इन्हें अभी हाल ही में पिछले साल 26 जनवरी 2024 को इनके असाधारण क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक से इन्हें सम्मानित किया गया था, जिनका अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट आते हैं गिरीश साहिनी, जो कि CSIR के पूर्व महानिदेशक रहे हैं। इन्हें इनके जो शोधकार हैं रक्त के थक्कों के जमने पे, जो ब्लड की क्लॉटिंग है उसके शोध करने के लिए प्रसिद्ध हैं, और थक्का बस्टर दवाओं के विकास के लिए प्रसिद्ध हैं। 2014 में इन्हें विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में एक सर्वश्रेष्ठ सम्मानित पुरस्कार है। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल नेक्स्ट हैं। ये एयरोस्पेस इंजीनियर रहे हैं। इन्होंने सतह से सतह पर मार करने वाली जो मिसाइल है अग्नि श्रृंखला, उसके विकास में योगदान दिया है, और इन्हें मिसाइलों की अग्नि श्रृंखला का जनक माना जाता है। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम को। और मिसाइलों की जो नेक्स्ट नाम है कुंवर नटवर सिंह, जो कि भारत के एक राजनेता रहे हैं। ये 2004 से लेकर के 2005 के बीच भारत के विदेश मंत्री भी रहे। इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है वन लाइफ इज नॉट इनफ, जो कि 2014 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है एच देवराज UGC के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट नाम है सुसान बोंजस्की। ये यूट्यूब की पूर्व CEO थी, जिनकी अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है बुद्धदेव भट्टाचार्य। ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं 2000 से लेकर 2011 के बीच में। 2022 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, लेकिन इन्होंने उस पुरस्कार को लेने से मना कर दिया था। नेक्स्ट नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? इनका संबंध है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से।
इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी है अ पैशन फॉर डांस, जो कि एक प्रसिद्ध किताब है। और इसको याद रखना है कि ये अ पैशन ऑफ डांस किसकी आत्मकथा है? वो आत्मकथा है यामिनी कृष्णमूर्ति की। यामिनी कृष्णमूर्ति को कुछ सम्मान भी मिले, जिसमें से पद्मश्री है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। जैसा कि मैंने पहले बताया था, कुछ ही लोग हैं जिनको तीनों पद्म जो श्रेणी के पुरस्कार हैं उनमें मिले हैं। तो एक नाम आया था अभी जाकिर, जो कि तबला वादक थे। 1997 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है अंशुमन गायकवाड़। ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर रहे हैं और भारतीय टीम के हेड कोच भी रहे 1997 से लेकर के 99 तक। और ये बीसीसीआई के जो सम्मान दिया जाता है लाइफ टाइम, बीसीसीआई के द्वारा जो सम्मान दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, उससे इन्हें जून 2018 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट नाम है इस्माइल हानिया। इस्माइल हानिया हमास के राजनीतिक प्रमुख थे और तेहरान में ये आए हुए थे। ईरान की जो राजधानी है तेहरान में एक सम्मेलन में आए हुए थे। उसी वक्त इन पे एक गाइडेड मिसाइल के द्वारा हमला किया गया और उसमें इनकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट नाम आता है फ्रांसीसी डी विट्रो। ये मुंबई में कैथोलिक पादरी थे, पर्यावरण कार्यकर्ता भी थे और जनहित के मुद्दों के प्रबल समर्थक रहे हैं और एक मराठी लेखक भी रहे हैं। इन्होंने जो बाइबल है उसका मराठी में अनुवाद किया है सुबोध बाइबल के नाम से, और इन्हें हरित बसई पहल के लिए जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि इन्होंने बाइबल का अनुवाद जो मराठी भाषा में किया है उसका नाम क्या है? सुबोध बाइबल है। और इन्हें किस लिए जाना जाता है? इन्हें हरित बसई पहल के लिए जाना जाता है। अगला नाम है कमला पुजारी का। ये उड़ीसा के कोरापुट की एक भारतीय आदिवासी किसान है और इन्हें जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। इन्होंने अपने जीवन काल में धान की सैकड़ों किस्मों को संरक्षित किया है। कुछ प्रमुख जो लगभग लुप्त प्राय जो धान की किस्म है, जिसमें है हल्दी, तितली, काला जीरा, महाकांता, फूला, घंटिया। ये कुछ धान की किस्में हैं जो कि लगभग लुप्त प्राय है। इनको इन्होंने संरक्षित किया है। इनके कार्यों के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2002 में इन्हें जोहान्सबर्ग में इक्वेटर ऑफ इनिशिएटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2004 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला किसान का जो अवार्ड है वो दिया गया है। एक राष्ट्रीय पुरस्कार है कृषि विशारदा सम्मान, उससे भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और ये जो उड़ीसा राज्य बोर्ड जो योजना आयोग है, उड़ीसा राज्य योजना बोर्ड है, उसके सदस्यों में शामिल होने वाली पहली आदिवासी महिला है। ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो उड़ीसा राज्य योजना बोर्ड है उसके सदस्यों में शामिल होने वाली ये पहली आदिवासी महिला है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक। और इन्हें किस लिए जाना जाता है? इन्हें जैविक खेती के संरक्षण और उसके बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। इन्होंने धान की बहुत सारी जो किस्में हैं, जो लुप्तप्राय किस्में हैं, उनके बीजों को संरक्षित किया है। 2017 में उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है उसमें एक छात्रावास बनाया गया था, महिला छात्रावास। उसका नाम कमला पुजारी के नाम पे ही रखा गया है। नेक्स्ट नाम है इस्माइल कादरे। ये कौन है? ये अल्बेनियाई उपन्यासकार हैं, कवि, निबंधकार, पटकथा लेखक और नाटककार हैं। इन्हें अंग्रेजी, ये गलत लिख गया है यहाँ पे, अंग्रेजी कर लीजिए। अंग्रेजी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट आते हैं भूपेंद्र सिंह रावत, जो कि नेक्स्ट है फ्रैंक डकवर्थ। ये जो क्रिकेट में डकवर्थ लुईस नियम लागू होता है उन्हीं में ये दो लोग थे, एक डकवर्थ थे, एक लुईस थे। लुईस की पहले मृत्यु हो चुकी है 2020 में। तो ये एक अंग्रेजी सांख्यिकी है जिन्होंने डकवर्थ लुईस की जो स्टैटिक्स है उसको बनाया था, उसी के सह विकास किया है डकवर्थ, और इनके साथ थे लुईस। जो मौसम या जो अन्य परिस्थितियों के कारण जो मैच बीच में रोकना पड़ता है, तो उनको सीमित ओवर कर दिए जाते हैं और जो मैच का जो क्रिकेट का टारगेट रहता है, क्रिकेट में जो टारगेट दिया जाता है उसको कम करके नया टारगेट फिक्स कर दिया जाता है। तो वो इन्हीं की जो स्टैटिक्स है उसके आधार पे किया जाता है। तो उसको एक क्रिकेट में जाना जाता है डकवर्थ लुईस नियम के नियम से, डकवर्थ लुईस नियम से। और ये जो नियम है ये दो लोगों ने बनाया था, जिसमें एक थे फ्रैंक डकवर्थ और दूसरे थे लुईस। लुईस की 2020 में ही मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट नाम आता है मुरलीधर चंद्राकर भंडारे। ये भारतीय राजनीतिक हैं,
अधिवक्ता भी रहे हैं और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। ये 3 बार राज्यसभा सांसद चुने गए और इन्होंने 9 जून 2008 को भारत के दूसरे राष्ट्रीय बेटी दिवस जिसे नंदिनी दिवस के रूप में जाना जाता है, उसको चिन्हित किया था। इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है द आर्क ऑफ मेमोरी, द आर्क ऑफ मेमोरी, माई लाइफ एंड टाइम, याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं पंडित राजीव तारानाथ, जो कि एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें 1993 का संगीत नृत्य अकादमी पुरस्कार है, 1999 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है, 2018 का संगीत विद्वान पुरस्कार, 2019 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2021 में बसव श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट नाम आता है रामोजी राव का, जो कि रामोजी फिल्म सिटी है उसके संस्थापक थे और इन्हें भारत का रूपर्ट मैड्रॉक कहा जाता है। नेक्स्ट नाम आता है एजेंटी जॉन सिंह का। ये विश्व प्रसिद्ध जीव विज्ञानी और संरक्षणवादी रहे। इनका जो संबंध है बंगलुरु से, ये बंगलुरु के थे और 1980 के दशक में इन्होंने जो काम किया है वो हाथियों पर, इनका जो काम है वो है हाथियों के पे स्टडी की है। और जो बाद में इन्हीं की स्टडी के थ्रू 1992 में जो प्रोजेक्ट एलिफेंट आया, उसको इन्होंने महत्वपूर्ण, उसको जो एलिफेंट प्रोजेक्ट बनाया गया उसके निर्माण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पश्चिमी घाट में स्थित कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, की स्थापना में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने राजस्थान में जो सरिस्का बाघ अभ्यारण्य है उसमें बाघों की मौत हो गई थी, उस मौत का पे खुलासा किया था, उस पर रिपोर्ट अपनी की थी कि इनकी मौत किस तरीके से हुई है। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन बायोलॉजी की ओर से 2004 में इन्हें विशिष्ट सेवा पुरस्कार दिया गया है। 2005 में ABN एमरो सेंचुरी लाइफटाइम वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड इनको दिया जा चुका है और 2004 में इनके आजीवन सेवा के लिए इन्हें कार्ल जीस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट नाम आता है इब्राहिम रईसी। ये ईरान के राष्ट्रपति थे और ये ऐसे दूसरे राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट नाम आता है नरेश मोहन। ये न्यूज़पेपर सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष थे। नेक्स्ट हैं सुशील कुमार मोदी। ये बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं और वित्त मंत्री भी रहे हैं और ये बिहार से राज्यसभा सांसद भी चुने गए 2025 में। इनके मरणों उपरांत इन्हें पद्म भूषण। नेक्स्ट नाम आता है मालती जोशी जी का। ये हिंदी और मराठी भाषा की भारतीय उपन्यासकार हैं, निबंधकार और लेखिका रही हैं। 2018 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इनके कार्यों के लिए। 2011 में इन्हें दुष्यंत पुरस्कार साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन्हें मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 2 अवार्ड, जो कि 1999 में भवभूति अलंकरण और 2006 में शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये एक मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए एक जाना माना नाम। तो अगर कोई राजस्थान और मध्य प्रदेश से अगर देख रहा है ना, तो इस नाम पे फोकस करें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है मालती जोशी। 2013-14 में राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान से इन्हें राजस्थान सरकार का जो सम्मान है उससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट नाम आता है कमला बेनीवाल का, जो कि राजस्थान की पहली महिला मंत्री रही है। याद रखना है, राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? वो थी कमला बेनीवाल। ये मिजोरम, गुजरात और त्रिपुरा की राज्यपाल भी रही हैं और पूर्वोत्तर में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल रही हैं। पूर्वोत्तर जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनकी पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं। कौन है वो? कमला बेनीवाल रही हैं। ये गुजरात के राज्यपाल जब थी तो इनकी जो तत्कालीन जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी जी, तो उनसे एक टकराहट भी हुई है। नेक्स्ट नाम आता है एलिस मुनरो। एलिस मुनरो कौन है? ये कनाडा की कहानीकार रही हैं। द बैगर मेड 1980s में जो इनका फिक्शन था उसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2013 में इन्हें साहित्य में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये साहित्य का नोबल पुरस्कार पाने वाली कनाडा की पहली महिला हैं जिन्हें साहित्य में नोबल पुरस्कार दिया गया है। इन्हें समकालीन लघु कहानी का मास्टर कहा जाता है। नेक्स्ट नाम है सुरजीत पातर। सुरजीत पातर है पंजाबी भाषा के लेखक और कवि रहे हैं और इन्हें पंजाब साहित्य अकादमी पुरस्कार से
सम्मानित किया गया था 1979 में। आज के लिए इतना ही। ये थे महत्वपूर्ण जो निधन हुए हैं पिछले 18 महीने में, तो उनका ये संग्रह था। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जो कि रहेगा महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्ति, जिनमें पुरुष भी होंगे और महिलाएं भी होंगी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर की होंगी। और इससे बाहर जाना क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतना सफिशियंट है आपके लिए। अगर कोई महत्वपूर्ण निधन से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो इन्हीं में से आ जाएगा, इससे बाहर किसी से नहीं जाएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है।